डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉक। हम लोग DFCCL का जो प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हैं, रिवीजन सीरीज भी बोला जा सकता है। अभी तक पावर सिस्टम, मशीन, इन सारे टॉपिक के ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर हमारा वीडियो जा चुका है। आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आसान भी और स्कोरिंग भी है। और आज हम लोग पूरा शुरू से अंत तक जो है ना, इसका थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। यानी कि थ्योरी में भी क्या देखेंगे, सारे फार्मूला कि हमारे फार्मूला होते क्या हैं, क्योंकि आप देखोगे ना कि मैक्सिमम फार्मूला के ऊपर ही सारे सवाल लग जाएंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है। दूसरी बात कि कंट्रोल सिस्टम में ऑलरेडी MCQ का वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल में। अप्रॉक्स 5 से 6 वीडियो है। उसमें देखोगे कि ESC का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंजीनियरिंग सर्विस का, वो सारा मैंने कराया है। एकदम काफ़ी है आपके DFCCL पेपर के लिए। वो सबसे अल्टीमेट है, वो लास्ट है। अगर उसको कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एकदम एग्जाम में एक भी गलत नहीं करके आओगे, ये श्योर है। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ओपन लूप सिस्टम से और क्लोज लूप सिस्टम से, कि दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल दे देता है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम, बताओ कौन कौन सा है। तो आपको बताना है, सिंपली देखो आपको ये क्या समझना है। देखो सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम में हमारा कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है, हमारा सिर्फ इनपुट से आउटपुट की तरफ सिग्नल फ्लो होता है। क्लोज लूप में हमारा फीडबैक यूनिट से कनेक्टेड होता है, यानी कि आउटपुट से इनपुट की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें दोनों साइड हमारा सिग्नल का फ्लो होता है। ठीक है। उसके बाद से क्लोज लूप में हमारा कंपोनेंट ज़्यादा लगते हैं, तो बोल सकते हैं कि कॉस्टली भी हो सकता है क्लोज लूप हमारा, जैसा ओपन लूप हमारा कॉस्टली नहीं होता है। उसके बाद से डिजाइन पर्पज से बोला जाए तो ओपन लूप में हमारा डिजाइन ईजी होगा, क्लोज लूप में हमारा डिजाइन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स ज़्यादा है। अब बात ये निकल के आती है कि सर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कंट्रोल सिस्टम में हमारा ओपन लूप में ये बोला जाता है कि कंट्रोल एक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन आउटपुट सिग्नल। देखो इसमें इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। कंट्रोल एक्शन सबसे बेसिक डिफरेंस ओपन लूप और क्लोज लूप में, डज नॉट डिपेंड अपॉन आउटपुट सिग्नल। ठीक है। अब इसका मतलब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या लिखोगे कि कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो यानी कि हमारा एक कंट्रोल एक्शन जो है, जो कि हमारे सिस्टम में करेक्शन करता है, वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड होगा क्लोज लूप में। यानी कि सिंपल सोचो ना कि आपका कोई सिस्टम है, वो आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट दो तरीका का हो सकता है ना। एक तो हमारा चलो आउटपुट दे रहा है, एक हमारा होता है कि हमको डिजायर आउटपुट मिलना चाहिए। डिजायर आउटपुट का मतलब कि जो हमें ज़रूरत है। ठीक है भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको डिजायर आउटपुट चाहिए। तो मान लो कि आपका सिंपल सोचना है कि आपका गाड़ी में सिंपल सोचा आपका कोई कार है। ठीक है। कार का स्पीड मान लो कि आपको फिक्स कर देना कि 40 किलोमीटर पर आवर जाना चाहिए। मान लो कार का स्पीड जैसे 45 हुआ, यानी कि आउटपुट 45 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, कंट्रोल एक्शन को, कंट्रोल सिग्नल को। क्या बोलेगा कि सर कार का स्पीड बढ़ गया, क्या करेगा वो उसको डिक्रीज करेगा। कुछ वैसा सिस्टम लगा होगा, एक्सेलेटर से हमारा क्या होगा, धीरे धीरे पेडल हटेगा, फोर्स हटेगा। तो वो सब लॉजिक है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल एक्शन अगर आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा तो यानी कि क्लोज लूप यानी कि सेल्फ करेक्शन हो सकता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लो, आप बोल सकते हो कि सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये किसका एग्जांपल है, ये हमारा ओपन लूप का एग्जांपल है। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि देखो हमारा वॉशिंग मशीन का काम क्या है, कपड़े साफ़ करना। अगर इसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपली आप कपड़े डाल देते हो, तो क्या होगा, ये कपड़े धोते रह जाएगा 15 मिनट 20 मिनट, जो भी वो गंदा है या साफ़ है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो तो क्या देखोगे कि हाँ सर कपड़े 5 मिनट में साफ हो गए तो उसको बाहर कर दिए। यानी कि अगर इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है तो बोला जा सकता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका काम है कपड़े को साफ करना। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कपड़े साफ होने के बाद भी अगर टाइमर आप सेट कर दिए 15 मिनट, तो 15 मिनट तक वो चलते रहेगा, वो रुकेगा नहीं। यानी कि ये हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। अब देखो हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन, स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन। अब इसमें क्या बोल सकते हो, देखो सर सिंपली ये सोचना है कि मान लो कि हमारा जो है फ़ैन है, फ़ैन का काम क्या है सर, टेम्परेचर को कम करना है, या टेम्परेचर कम करना। मान लो कि फ़ैन चल रहा है 10 मिनट चला, तो फ़ैन क्या होगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो उसके बाद क्या फ़ैन बंद हो जाएगा, खुद से नहीं बंद होगा, आपको खुद से जाकर उसको फ़ैन का स्पीड को कम करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि कंट्रोल एक्शन जो है ना आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, आउटपुट जो हमारा वो फिक्स्ड है। चलो तीसरा क्या बोल सकते हो, ट्रैफिक लाइट वर्किंग ऑन टाइमर प्रिंसिपल। ट्रैफिक लाइट वर्किंग ऑन टाइमर प्रिंसिपल। इसमें क्या बोल सकते हो कि सर हमारा जो है ट्रैफिक लाइट जो है वो टाइमर प्रिंसिपल के ऊपर जो वर्क करता है, वो भी हमारा ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है। भले भीड़ रहे या नहीं रहे, वो अगर एक बार ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, फिक्स टाइम के लिए।
यानी कि कंट्रोल एक्शन कहाँ डिपेंड कर रहा है? आउटपुट के ऊपर। आउटपुट में मान लो अगर भीड़ नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रेड सिग्नल करके दूसरे तरफ से पास करना चाहिए, लेकिन नहीं सर, वो भले कोई रहे या नहीं रहे वो पास करते रहेगा। अब देखो हमारा क्लोज लूप का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। रोबोटिक्स, जैसे रोबोट है तो रोबोट में क्या होता है, अगर मान लो रोबोट जा रहा है यहाँ से, आगे कोई सामान रखा होता है, क्या होगा? उसको सेंस कर लेगा, यानी कि सेंस करने से होगा मूव कर जाएगा इधर या इधर, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि रोबोट को क्या है, रोबोट को पता चल रहा है कि सर हमारे आगे कुछ ना कुछ है, तो वो क्या कर रहा है? खुद से अपना रास्ता चेंज करते जा रहा है। यानी कि ये बोल सकते हो कि उस आउटपुट जो है, सॉरी कंट्रोल एक्शन जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि आगे कुछ है, यानी कि वो अपना कंट्रोल एक्शन क्या कर रहा है? अपना जो है ना कमांड चेंज कर ले रहा है। कमांड चेंज करने के बाद वो अपना, ठीक है। अब चलो ऑटो पायलट सिस्टम। ऑटो पायलट सिस्टम में हमारा क्या चीज़ का एग्जांपल है? क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है। ऑटो पायलट सिस्टम भी क्लोज लूप का एग्जांपल है। उसके बाद से देखो हमारा एसी विथ थर्मोस्टेट, ये सबसे करेक्ट एग्जांपल। एसी विथ, ये सब पूछा जाता है। थर्मोस्टेट ये भी हमारा क्लोज लूप का है। कैसे? देखो सर, पहले एसी जो होता था, अगर रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री, सॉरी 20 पे आप सेट कर दिए हो, तो वो 20 क्या उससे कम भी आने के बाद वो बंद नहीं होता था, ठीक है, बंद नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ सर, अभी हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग बस वैसा सिस्टम है कि जैसे हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया, वो क्या करेगा? कंप्रेसर को वो बंद कर देगा, कंप्रेसर को वो बंद कर देगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर क्या होगा, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद से हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तब तक वो जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तब फिर से क्या होगा? एसी खुद से ऑन हो जाएगा। जैसे कम होगा फिर से क्या होगा? एसी खुद से ऑन होगा। यानी कि कौन बता रहा है? कंट्रोल एक्शन को। आउटपुट ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि सर अपना वो कमांड चेंज करो। चलो इसमें एक और चीज़ होता है सर, ट्रैफिक लाइट विथ ट्रैफिक लाइट वर्किंग ऑन ट्रैफिक फ्लो रेट, ठीक है। ये भी हमारा एग्जांपल होता है किसका? क्लोज लूप का। ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में ऑर्डर ऑफ सिस्टम पूछा जाता है। सर ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा ऑर्डर हो गया। टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारे सिस्टम का ऑर्डर बताता है। मैं सब चीज़ एग्जाम्पल से कराऊंगा। टाइप ऑफ द सिस्टम, इसमें लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोल डेट लाई ऑन एट ओरिजिन, ठीक है, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो सबसे बेसिक डिफरेंस ये याद रखना है कि हमारा ऑर्डर डिफाइन होता है क्लोज लूप सिस्टम के लिए और हमारा पोल डिफाइन होता है ओपन लूप सिस्टम के लिए, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अब जो है ऑर्डर हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ पोल्स और हमारा टाइप होता है नंबर ऑफ पोल्स डेट लाई एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर जो पोल रहेगा। सब चीज़ में बेसिक डिफरेंस इसको बताते चलता हूँ, बेसिक डिफरेंस मैं इसको बताते चलता हूँ, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अब पोल्स क्या होता है सर? कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर दिया हो, मैं अब आगे चल के बता रहा हूँ सब चीज़। देखो मान लो यहाँ पे हमको ट्रांसफर फंक्शन लिखना हुआ। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता है रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू लैप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। यानी कि देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मान लो ये हमारा ब्लॉक हो गया, गेन हो गया, आउटपुट CT है, इनपुट RT है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? तो सर ट्रांसफर फंक्शन हम लोग क्या बोले कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो होता है क्या चीज़ सर? ट्रांसफर फंक्शन। एज्यूमिंग ऑल कंडीशन शुड बी इनिशियल कंडीशन शुड बी 0, तो CS हो जाएगा, ये RS हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि इनिशियल कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान लेते हैं कि हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कि S माइनस Z1 S माइनस Z2, सिंपली ले रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। S माइनस P1 S माइनस P2, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है पोल और जीरोज क्या होगा? सिंपल मैं पोल जीरोज बताने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। के हमारा क्या है? गेन फैक्टर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, गेन फैक्टर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन,
ठीक है, देखते चलो आप लोग बस। Z1 Z2 क्या है ये, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ न्यूमरेटर इज कॉल्ड जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे हम लोग पोल कैसे निकालेंगे। हमारा P1 P2 क्या है सर, P1 P2 जो है हमारा रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, इज कॉल्ड पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हम ट्रांसफर फंक्शन का बात कर रहे हैं, अभी ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर को जीरो कर दोगे तो आपको पोल मिल जाएगा, नोमिनेटर को जीरो कर दोगे तो आपको जीरोज मिल जाएगा। ठीक है, जीरोज मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लोग ऑर्डर पढ़ लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम कैसे होता है। देखो बेसिक यही सवाल पूछा जाता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या क्या होता है सर, एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो मान लेते हैं हमारा, देखो ये GS है, यहाँ से CS हो गया, ये फीडबैक एलिमेंट कनेक्ट कर दिया जिसको मान लो HS। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नल है इसको ले लो BS। चलो यहाँ पे हमारा RS है इनपुट। ठीक है, ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो टर्म क्या क्या है, हमारा जो है फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ का मतलब हो गया कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने में जो भी गेन मिले, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ये हमारा GS होगा, गेन हमारा GS ही मिल रहा है, ये हमारा गेन है, ब्लॉक गेन, ब्लॉक जितना है वो गेन बताता है। ठीक है, GS है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे देखो जो सिग्नल होगा वो ES होगा, एरर सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोलते हैं इसको, एरर सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो GS ब्लॉक के ऊपर देखो जी, हम लोग क्या आपको देखे थे कि हमारा ब्लॉक के ऊपर क्या था सर, आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो देखते थे। तो यहाँ पे GS के ऊपर आउटपुट क्या है सर, CS है, इनपुट क्या है, ES है, तो CS बाई ES होता है। ठीक है, इसको याद रखोगे, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे हमारा फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये हमारा टेकअप पॉइंट होता है, आगे हम लोग टेकअप पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेकअप पॉइंट पे जो आउटपुट सिग्नल होगा, जो सिग्नल कनेक्टेड होगा उसका ही वैल्यू होता है, तो यहाँ पे भी हमारा CS हो जाएगा। देखो तो HS के लिए इनपुट CS हो जाएगा, आउटपुट BS हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि हमारा यहाँ से फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, बोलो, इसको हम लोग HS से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक को, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट का लैप्लास बाई इनपुट का लैप्लास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या देखते हैं कि सर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारा अगर सिंपल एक गेन है तो ये हमारा ओपन लूप का एग्जांपल है, इसको GS ले लो। ठीक है, आउटपुट CS ले लो, इनपुट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ES आ रहा है। ठीक है, इस सिस्टम में क्लोज लूप से ओपन लूप देख रहे थे, हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे BS बाई ES आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। अब देखो आप लोग बोलोगे कि सर ये हमारा BS कैसे हुआ, BS हमारा कैसे हुआ। ठीक है, हमारा क्लोज लूप कब बनेगा सर, सिंपल देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा क्लोज लूप कब बनेगा। देखो हमको क्लोज लूप कैसे बनाना है, क्लोज लूप में हमारा एक गेन रहेगा और इनपुट और आउटपुट रहेगा, तो इसको GS ले लो, कैसे बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज होगे सर कैसे आया। देखो ये हमारा CS है, सार मैक्सिमम लोग को इसी में डाउट रहता है, ये हमारा ES है, RS है, BS सिग्नल यहीं पे था ना, HS है। चलो अब हमारा ओपन लूप कब होगा, जब ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा तभी तो ओपन होगा। चलो इसको ओपन कर दिए, अब यहाँ पे ओपन कर दिए तो बताओ इनपुट आउटपुट क्या बन रहा है, तो इनपुट हमारा ES बन रहा है, आउटपुट हमारा BS बन रहा है, बोलो। तो वही हम लोग लिखे आउटपुट बाई इनपुट हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना। अब ओपन लूप का मतलब डायरेक्टली लोग लिख देता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, GS होता है, लेकिन GS नहीं होता है सर, GS नहीं होता। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली हमारा क्या होता है सर, यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर इनपुट क्या है, एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल, और आउटपुट क्या है हमारा BS, क्योंकि हमारा ओपन पाथ बन गया, बोलो। ठीक है, तो BS का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, BS हमारा निकला था ना HS इंटू CS, बोलो। यहाँ से BS हमारा क्या निकल के आ गया, HS इंटू CS। ठीक है, तो BS का वैल्यू निकल के आ गया HS इंटू CS। ठीक है, HS इंटू CS बाई ES हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से ES हमारा क्या निकल के आएगा, CS बाई GS, CS ऊपर GS चला जाएगा। चलो तो यहाँ से हम लोग CS कैंसिल कर देंगे, तो GS HS हमारा वैल्यू आया। तो वही हमारा देखो कैसे आता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू,
जी एस इंटू एच एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होता है कि जी एस होता है, नहीं सर, जी एस इंटू एच एस होता है। ये हमारा जी एस कब होगा, जब हमारा फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में एच एस का वैल्यू 1 ही दिया जाता है मैक्सिमम सवाल में। इससे बहुत सुविधा होता है, आगे देखोगे क्या सुविधा होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि सर हम लोग कैसे जो है ओपन लूप से क्लोज लूप में, क्लोज लूप से ओपन लूप में ट्रांसफर करेंगे। और ये हमेशा याद रखना, ये हम किसके लिए अप्लीकेबल होगा, हमेशा अप्लीकेबल होगा ये फार्मूला यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, फीडबैक का वैल्यू एच एस होता है, एच एस का वैल्यू 1 होगा, तभी हमारा फार्मूला वैलिड होगा। अब देखो दो फार्मूला है, दोनों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक करके। पहला फार्मूला क्या है कि इफ़ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया हुआ है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, इसको हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को सेम रखा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है सर। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक करके एग्जांपल भी देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि ये हमेशा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, तो इसको जो है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लो, देखो आपको लिखा रहेगा कि सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5/s² प्लस 5s प्लस 6। ठीक है, क्या बोला है कि इसको जो है कन्वर्ट करना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमेशा देखो, लेकिन ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए हमेशा है, ये किसके लिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए लिखा भी रहेगा वहाँ पे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर सेम रखोगे, डिनोमिनेटर भी सेम रखोगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5 को, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना क्लोज लूप से ओपन लूप जाने में, तो क्या निकल के आएगा 5/s² प्लस 5s प्लस 1। ठीक है, अब देखो सेम सवाल लेते हैं, सेम सवाल लेते हैं। हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, 5/s² प्लस 5s प्लस 1। इसको क्लोज लूप में कन्वर्ट करना था, क्लोज लूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमेशा ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आएगा। तो आपको ओपन लूप से क्लोज लूप में जाना है तो क्या करना है, ओपन लूप छोटा हो गया, बड़े में जाना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे, और क्लोज लूप आपका बड़ा है, छोटे में जाओगे तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक याद करने का मेथड भी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, समिंग पॉइंट हमारा दो या दो से ज़्यादा सिग्नल को ऐड करने के लिए यूज में आता है। जैसे देखो सिंपली यहाँ पे देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया रहेगा। ठीक है, मान लो 2 सिग्नल, 3 सिग्नल है, 4 सिग्नल है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस माइनस दिखा दिए, x1 x2 x3। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 माइनस, इसको ले लो ना यार, x3 ले लो, माइनस x3। ठीक है, ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया। क्लियर, समझ रहे समिंग पॉइंट का क्या काम है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे टेकअप पॉइंट के बारे में। टेकअप पॉइंट, टेकअप पॉइंट में क्या होता है सर, टेकअप पॉइंट में हमारा होता है सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा सिग्नल है x1, यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन बाहर की तरफ निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हमारा x1 होगा, जैसे यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी हमारा x1 हो गया, क्योंकि यहाँ ये हमारा टेकअप पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारा सिग्नल 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक कनेक्टेड इन कैस्केड। कैस्केड का मतलब कि एक ब्लॉक का आउटपुट दूसरे ब्लॉक के इनपुट से कनेक्टेड है, तब हमारा ओवरऑल गेन क्या आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ब्लॉक है, G1 और G2, यहाँ पे हमारा CS है, यहाँ पे हमारा RS है। अब यहाँ पे बोलोगे S नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं करना, नहीं भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ओवरऑल गेन क्या होता है, ओवरऑल गेन दोनों का गेन मल्टीप्लाई हो जाता है कैस्केड में रहेगा तो। ठीक है, कैस्केडेड रहेगा तो दोनों का गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लोग देखेंगे कि मूविंग समिंग पॉइंट
आफ्टर द ब्लॉक। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करने से क्या होगा, देखो ये हमारा ब्लॉक हो गया जी, इसका डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन उसे बताने का भी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा। देखो ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया, क्लियर है, ये y है, ये x है, प्लस दिखा दो, ठीक है, ये g है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं। चलो ठीक है सर, ये हमारा गेन हो गया, यहाँ पे हमारा x हो गया। अगर हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है वो देखना होता है हमको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक लगा देते हैं गेन y का, सॉरी गेन g का, गेन g रहेगा, ये हमारा y रहेगा इनपुट, ठीक है, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो ये कैसे होता है, 1 मिनट में बता देता हूँ। ये वाला यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई होगा ना, दोनों ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इंटू जी, बोलो आएगा ना, ठीक है। यहाँ से बाहर क्या आएगा, x इंटू जी, यहाँ से क्या आएगा y इंटू जी, यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऐड कर दो, प्लस प्लस लगा दो यहाँ पे, एक्स जी प्लस वाई जी, जी कॉमन ले लो तो x प्लस वाई हो रहा है, बोलो बात सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया। x यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो y। देखो आपको जो है ना करना कुछ नहीं है, इसको टेक्निक से याद कर लेना है बस कैसे भी। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक है, इससे पहले हम लोग समिंग पॉइंट लेके आ जा रहे हैं, तब क्या होगा, आउटपुट सेम रहना चाहिए, इधर उधर मूव कराओ कोई मतलब नहीं है, आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा x है, समिंग पॉइंट हो गया, ये g है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1/g लगा देते हैं। अब देखो कैसे होता है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, 1/g लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ x है, प्लस दे दो। अब देखो सिंपल जो है, यहाँ पे क्या होगा, xg होगा, यहाँ पे क्या होगा, y होगा, तो आउटपुट क्या होगा, xg प्लस वाई, ठीक है, और xg प्लस वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा y है, x प्लस वाई बाई जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई बाई जी इंटू जी, ठीक है, xg प्लस वाई आ रहा है, बोलो दोनों से हमारा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक ले जा रहे हैं, तो क्या होता है, जी गेन आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक आ जाए तो जो गेन है वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो टेकअप पॉइंट में जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, सेम 2 केस टेकअप पॉइंट में भी बनेंगे। मूविंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ट्रिक शिफ्ट करो तब क्या होगा, देखो यहाँ पे सिग्नल x है, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में, यहाँ पे भी x आ जाएगा, ये यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, x इंटू जी, ये x ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं। चलो सर टेकअप पॉइंट को हम लोग ब्लॉक के बाद लेके चले गए, तब क्या होगा, तब हमको क्या करना होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग टेकअप पॉइंट को जैसे ब्लॉक के बाद ले जाएंगे तो यहाँ पे भी एक गेन लगाएंगे ना, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले वाले केस में। चलो यहाँ हमारा x है, xg आया, यहाँ पे हमारा xg आ जाएगा। चलो एक तो सिग्नल xg आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको x चाहिए ना, यहाँ पे तो x चाहिए, तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे भी हमारा xg आएगा, xg, तो हम लोग गेन क्या लगा देंगे, 1/g लगाएंगे, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, xg इंटू 1/g कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, बोलो सेम हुआ। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी xg, यहाँ पे xg, यहाँ पे x, ठीक है। क्या करना है, हम लोग टेकअप पॉइंट को जैसे ब्लॉक के बाद ले जाते हैं, गेन हमारा 1/g आ जाता है। यहाँ पे हम लोग समिंग पॉइंट को जैसे गेन के बाद ले जाते थे, गेन आ जाता था g, ठीक है। अंतर समझ में आया, यहाँ 1/g होगा, वहाँ g होगा, ठीक है, बस उल्टा होता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसमें और भी देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसको आप लोग खुद से कर लोगे। मूविंग द टेकअप पॉइंट, मैं जल्दी करा रहा हूँ, फार्मूला पूरा रिवीजन करना है। टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, इतना श्योर है कि सवाल तो नहीं छूटेंगे, ठीक है, ये आप खुद से कर लोगे, इसमें मेरे को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं, कि सर हमारा
अच्छा, हम लोग को अभी क्या देखना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं। या फिर हम लोग अभी फिर ये क्लोज लूप सिस्टम का गेन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं क्लोज लूप सिस्टम का गेन कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। सिस्टम का गेन कैसे निकलता है, डायरेक्ट मैं निकाल ही देता हूँ, फॉर्मूला भी है लेकिन निकाल ही के बता देता हूँ, ठीक है, आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे। CS है, ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया। DFCCL के पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, फार्मूला रिवीजन करो। देखो फार्मूला, यहाँ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव साइन से लगा रहे हैं, हमेशा नेगेटिव ही मैक्सिमम जगह यूज होता है। GS है, HS है, यहाँ पे भी CS हो जाएगा टेकअप पॉइंट की वजह से। ये हमारा BS है, ठीक है, ये हमारा EAS है, ये हमारा RS है। चलो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको फार्मूले लगाने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, हम लोग जो है देखो यहाँ पे लिख सकते हैं EAS का जो वैल्यू होगा क्या होगा, EAS का वैल्यू होगा वो क्या होगा बोलो। यहाँ BS का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, HS इंटू CS होगा, ठीक है। चलो तो EAS ये हमारा सिग्नल का समिंग पॉइंट का आउटपुट सिग्नल है, तो RS हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है और BS हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि HS इंटू CS, ठीक है। ये EAS निकल गया। अब बोलो यहाँ से CS हम लोग लिख सकते हैं कैसे सर, CS क्या लिखेंगे, EAS इंटू GS। चलो ठीक है सर, यानी कि RS माइनस HS CS इंटू GS, ये हमारा CS का वैल्यू आ गया। क्लियर यहाँ तक, चलो CS का वैल्यू आ गया, तो CS को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, CS एक तरफ ले जाते हैं, रुको, CS है, इधर लेंगे तो क्या होगा, CS HS GS होगा, इधर GS RS होगा। चलो CS कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस GS HS GS इंटू RS। अब हमको क्या निकालना है, CS बाई RS। ओवरऑल गेन क्या होगा, आउटपुट बाई इनपुट। हमारा क्लोज लूप ट्रांसिस्टम है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, क्लोज लूप सिस्टम का आउटपुट का लैप्लास बाई इनपुट का लैप्लास, ठीक है। तो CS बाई RS क्या आ रहा है यहाँ पे, CS बाई RS करोगे तो GS बाई 1 प्लस GS HS होता है, हमेशा याद रखोगे, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का लिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन क्या आता है, CS GS बाई 1 प्लस GS HS, याद रखोगे। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए हमने क्लोज लूप के लिए लिख रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन क्या आएगा सर, GS बाई 1 प्लस GS HS। अगर वहीं हम लोग और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए लिखे तो क्या आएगा बोलो, बताओ आप लोग। यहाँ पे देखो GS बाई 1 माइनस GS HS आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं गेन हमारा डायरेक्ट एक क्लोज लूप को एक सिंगल गेन में कन्वर्ट कर लिया ना, RS बाई CS GS बाई 1 प्लस GS HS, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में, SFG जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेसन्स गेन फार्मूला यहाँ से हम लोग सिंपली देखो, होता है क्या कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर थोड़ा भी इधर हुआ तो गलत हो सकता है, लेकिन SFG से क्या होता है कि सवाल इजीली आपको बन जाता है, ठीक है। फार्मूला यूज करोगे इजीली बन जाएगा, और कोई भी सवाल होता है कि ब्लॉक डायग्राम से इजीली बन जाता है, तो आप देख सकते हो दोनों का काम सेम ही है, गेन निकालना, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम को एक जगह कर देना। अब SFG में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि SFG में पढ़ते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिस्टम का, ठीक है। जो भी गेन है, नोड है, सबको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिस्प्ले ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू द सिस्टम बट इट इजियर टू ड्रॉ एंड देयरफॉर इजियर टू मैनिपुलेट। ये हमारे लिए सब कुछ आसान होता है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि करके, इसमें हमारा देखो क्या होता है SFG में, सबसे पहले लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड ब्रांच। अब ये नोड्स एंड ब्रांच होता है क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे एक करके। एंड एरो, तीन चीज़ हमको इसमें मेन ध्यान देना है, नोड, ब्रांचेज एंड एरो के बारे में, ठीक है। नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड रिप्रेजेंट द सिस्टम वेरिएबल्स एंड
branch represent the transmission function। ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टम कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ तक कुछ समझ में आएगा भी नहीं, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूँ। चलो मेनली देखो क्या पूछता है एग्जाम में, पूछ देगा कि सर नोड क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है। तो नोड में क्या लिखोगे कि नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मैं सब बता रहा हूँ। सिस्टम वेरिएबल होता है क्या कि देखो स्कोरिंग है DFCCIL, ईजी है DFCCIL, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 101 के आसपास था पिछले बार। ठीक है, जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, OBC का भी थोड़ा बहुत ही माइनर में था। तो आप लोग को कोई भी हो, आपको मिनिमम 100 एबव लाना होगा। ठीक है, इस ये दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के चलना है। तो देखो नोड रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सर नोड हमारा होता है, नोड का वैल्यू जो होता है ना इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर फट आगे बढ़ूँगा। नोड वैल्यू इज इक्वल टू ऑल द इनकमिंग सिग्नल्स। ये इनकमिंग सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू एट दैट नोड। अब बोलोगे सर कि आउटगोइंग सिग्नल होगा तो उसको हम लोग आउटगोइंग सिग्नल डज नॉट अफेक्ट द नोड वैल्यू। देखो इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके करा दे रहा हूँ। देखो मान लो हमारा ये नोड हो गया, एक्स नोड है। ठीक है, x1 सिग्नल आ रहा है, गेन A है, B है, x2 है, x4 है, गेन D है, x3 है, गेन C है। तो x का वैल्यू क्या होगा सर, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या बोलते हैं, ये आउटगोइंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है, इनकमिंग आउटगोइंग तो समझ में आता होगा। चलो अब एक और सवाल पूछता है कि सर हमारा इनपुट नोड या फिर इसको ही बोलते हैं हम लोग सोर्स नोड, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट नोड और सोर्स नोड क्या होता है बताओ एक बार। देखो द नोड विच हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांच इज कॉल्ड इनपुट नोड। द नोड विच हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांच। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से करा रहा हूँ, सब एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल ही पूछेगा आपसे। ठीक है, पूछेगा ना तो आपसे एग्जांपल ही पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नोड है, तीन नोड है, A B C। देखो A नोड के ऊपर दोनों सिग्नल है, आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट नोड होगा नहीं। B नोड के ऊपर भी दोनों है, तो ये भी नहीं होगा। C के ऊपर क्या है सर, C के ऊपर हमारा क्या है, द नोड विच हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांच होना चाहिए। यानी कि हमारा इनपुट नोड किसको बोलते हैं, हमेशा क्या होना चाहिए, आउटगोइंग ब्रांच होना चाहिए, आउटगोइंग ब्रांच नोड के ऊपर। तो C के ऊपर क्या है, इनकमिंग ब्रांच, यानी कि हमारा तीनों में से कोई भी इनपुट नोड नहीं होगा। अब देखो देखते रहो आप लोग। अब बताओ A डैश हमारा क्या होगा, A डैश हमारा है इनपुट नोड। क्यों सर, यहाँ पे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज है। अगर एक भी हमारा इनकमिंग हो जाता तो इनपुट नोड नहीं कहलाता, जिसको सोर्स नोड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कन्फ्यूजन इसी में रहता है लोगों को। उसके बाद से हम लोग ये भी आगे पढ़ेंगे कि इनपुट नोड नॉट गिवन वी कैन नॉट मेक इनपुट नोड बाई एडिंग यूनिटी गेन ब्रांच। ये सब चीज़ हम लोग जब प्रॉपर पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे क्यों नहीं होता है, क्या होता है। आउटपुट नोड या जिसको बोलते हैं सिंक नोड। ठीक है, आउटपुट नोड या जिसको बोलते हैं सिंक नोड, ये क्या होता है देखो, इट इज ए नोड विच हैव ओनली इनकमिंग ब्रांच। नोड विच हैव ओनली इनकमिंग ब्रांच। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। चलो इसमें बताओ A B C है, द नोड विच हैव ओनली इनकमिंग ब्रांच। तो C हमारा क्या होगा, C हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हमारा हो जाएगा आउटपुट नोड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग ब्रांच है। ठीक है, C हमारा हो जाएगा। देखो एक और बताओ यहाँ पे A B, एक सेल्फ लूप बन रहा है, बताओ तो यहाँ पे B आपका क्या, देखो A तो C, ठीक है, A तो नहीं होना था, A तो हमारा A से सिग्नल बाहर जा रहा था, ये तो आउटपुट नोड होने से रहा। लेकिन B के ऊपर सिग्नल आ रहा है तो ये आउटपुट नोड होगा क्या, यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन देखो B के ऊपर दोनों काम हो रहा है, ये आपका जा भी रहा है और आ भी रहा है, सेल्फ लूप में दोनों कंडीशन बन रहा है। यानी कि B को नहीं बोलोगे
कि आपका आउटपुट नोड है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा हुआ है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ना कि हमारा जो बाहर जा रहा है, यहाँ बोल सकते हो कि अंदर आ रहा है। ये तो दिख ही रहा है कि नोड की तरफ आ रहा है, लेकिन बी के बारे में कोई कमेंट नहीं करोगे, बी आपका आउटपुट नोड है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड पाथ। आज मैसन्स गेन फार्मूला तक मैं करा के छोड़ देता हूँ, देखो आपको बहुत ही फायदा होगा। एक बार देख लो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। इट इज ए पाथ बिटवीन इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड सो दैट नो नोड शुड बी रिपीटेड। देखो सब चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, मुझे भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम किलिंग हो आप लोग का। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। जो भी वीडियो, जो कंट्रोल सिस्टम वाला अगर वीडियो मेरा देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्या बोला है कि फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक और गेन ले लो जी नोट, कि हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ, यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने में कोई नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने के लिए बोलोगे ना कि सर ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये सिग्नल क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनपुट से आउटपुट जाने में हमको जो गेन मिले और नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। नोड रिपीट कर रहा है क्या है, कोई भी नोड रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ जो हो जाएगा ना, फॉरवर्ड पाथ गेन जो हो जाएगा ना, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा आपका, G0 G1 G2 हो जाएगा। गेन तीन ही है ना, G0 G1 G2। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर देखते हैं कि सर लूप क्या होता है। लूप के बारे में पूछा था, लूप के बारे में लिखा हुआ है इट इज ए पाथ विथ ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट द सेम नोड बट नो नोड शुड बी रिपीटेड। इसमें भी हमारा नो नोड शुड बी रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो G1 G2 G3 X2 X1। ठीक है, ये हमारा H ले लो। अब देखो हम लोग यहाँ से अगर चलें, अगर हम लोग यहाँ से चले इस रास्ते से होके फिर इस रास्ते पे वापस आ रहे हैं, बोलो, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा एक लूप बन रहा है। ठीक है, लूप बन रहा है। ठीक है, लूप बन रहा है। लूप का गेन क्या आ रहा है, G2 और H। हमारा ये G और ये जो एरो सिग्नल दिखा है ना, ये हमारा गेन दिखाता है, सिस्टम कंपोनेंट दिखाता है, हम लोगों ने पहले ही लिखा था। ठीक है, ओके। अब जो है सेल्फ लूप के बारे में बताओ। सेल्फ लूप के बारे में बताओ। लूप आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन ब्रांच एंड वन नोड इज कॉल्ड सेल्फ लूप। ठीक है, वन ब्रांच एंड वन नोड से जो बनता है ना, उसको बोला जाता है सेल्फ लूप। X1 X2 ये G1 ये G2, यहाँ पे हमारा एक बना H ले लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि हमारा क्या बन रहा है, ये जो लूप बन रहा है ये एक ही ब्रांच से बन रहा है। ठीक है, और एक ही नोड से बन रहा है, तो इसको हमारा सेल्फ लूप हो गया। सेल्फ लूप का वैल्यू हमारा H आ गया। क्लियर है, चलो अब एक टर्म आता है नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप का मतलब क्या हो गया, द लूप सेट टू बी नॉन टचिंग इफ देयर डज नॉट हैव एनी कॉमन नोड सिग्नल नॉन टचिंग। ठीक है, यानी कि नॉन टचिंग कब बोलेंगे, जब दोनों लूप के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कैसे होता है कि एग्जांपल मैं करा ही देता हूँ इसके ऊपर भी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, G ले लो, G1 ले लो, G2 ले लो, G3 ले लो, H ले लो। ठीक है, G3 इसको ले लो, H2 ले लो, H1 ले लो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हमारा लूप कौन कौन सा बन रहा है। यहाँ पे एक लूप बनेगा ना, L1 ले लो, G2 H1। एक लूप क्या बनेगा, L2 H2 जो कि सेल्फ लूप है। ठीक है, और कोई लूप बन रहा है क्या, और कोई देखो बोलोगे कि सर यहाँ से चल के ऐसे रास्ते से, तो यहाँ पे हमारा देखो फिर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नोड रिपीट हो जा रहा है ना। बोलो अगर आप लोग यहाँ से बोलोगे चले सर इस रास्ते से चले, फिर तो वापस आ रहे हैं ना, फिर यहाँ से जाएंगे तो नहीं सर, यहाँ पे दो ही लूप बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लूप में हमारा कॉमन नोड आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों लूप में बोलो, दोनों लूप में कॉमन नोड आ रहा है ना। इसमें भी, इसमें तो हमारा दोनों नॉन टचिंग लूप होगा क्या, नहीं होगा। तो लिख सकते हो कि सर G2 H1 एंड H2 आर नॉट द नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप के लिए क्या होना चाहिए, नोड हमारा कॉमन नहीं होना चाहिए, नॉन टचिंग लूप। ठीक है, ठीक है। अब यहीं से हमारा मैसन्स गेन फार्मूला होता है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल हम लोग पढ़ेंगे मैसन्स गेन फार्मूला के बारे में डिटेल में। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे टाइम रिस्पॉन्स के बारे में। एक एक चीज़ मैं फार्मूला के थ्रू बता दूंगा, पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बस देखो वीडियो को, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सभी को बताओ। कि अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो मोटिवेशन है ना, लाइक अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भी मोटिवेट नहीं होते हैं। आप लोग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।